हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही थी, जो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। कुल 20 वीडियो हैं। क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ की जो किताबें हैं उनके नोट्स बनाकर मैंने पढ़ाया है और नोट्स भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं शुरू कर रही हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पेडागोजी के क्वेश्चन भी हैं। तो इन सभी को शामिल करके प्रैक्टिस की शुरुआत मैं आज से कर रही हूँ। ये पहला वीडियो है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है एक नज़र उस पर डाल लीजिए। ईवीएस शिक्षण कार्य मुख्य प्रगति विवरण, यानी कितना मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेबस आपका पूर्ण है। ये ईवीएस की जो नई पुस्तक है एनसीईआरटी की, जो क्लास थर्ड के नोट्स बने हैं, वो ईवीएस की नई बुक के बने हुए हैं। तो ये मैंने कंप्लीट एक एक लेसन पढ़ाया है, कोई भी लेसन नहीं छोड़ा है। ईवीएस की जो पुरानी बुक है क्लास फोर्थ की, उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, और फिफ्थ की भी पुरानी बुक के ही बनाए हैं, और मैंने ये आपको साथ साथ बताया भी है। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है क्लास थर्ड के न्यू बुक के हैं, क्लास फोर्थ और फिफ्थ के पुरानी किताबों के हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए पुरानी किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। कुल 20 वीडियो में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। आज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्र करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, याद कीजिए जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था अनीता की मधुमक्खियां, उसमें मैंने आपको मधुमक्खियों के बारे में डिटेल में बताया था कि मधुमक्खियां जो होती हैं समूह में रहती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। रानी मधुमक्खी जो अंडे देने का कार्य करती है, श्रमिक मधुमक्खियां जो छत्ते के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और सभी महत्वपूर्ण कार्य श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा ही किए जाते हैं। और छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं जो कोई विशेष कार्य नहीं करते। अब इसमें पूछा गया है कि बिहार के गांव में किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं, तो सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है, ये मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ये जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, यानी कि 3 इसमें किसी तरीके से समान है और चौथा भिन्न है। पहला है पेट्रोल, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा है ग्रीस और चौथा है कोयला। याद कीजिए जब मैंने आपको पेट्रोलियम के बारे में बताया था, क्लास फिफ्थ की बुक में एक लेसन है खत्म हो जाए तो, उसे जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको पेट्रोलियम के उत्पाद बताए थे कि पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन मोम, ग्रीस, ये सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कोयला प्राप्त नहीं होता। तो यही भिन्न है। तो चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला जो है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पिछली पृथ्वी के निचले आर्द्र भूमि क्षेत्रों में घने जंगल थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ये जंगल मिट्टी के नीचे चले गए। जैसे जैसे उन पर अधिक मिट्टी जमा होती गई वे संकुचित हो गए। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए उनका तापमान भी बढ़ गया, और उच्च दाब और ताप में मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। बाकी ये तीनों पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, और ये पहली वीडियो है तो साथ में ही देखते चलिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्रत्येक दिन मैं 30 प्रश्न करवाऊंगी, पेडागोजी के क्वेश्चन भी शामिल करूंगी, और कंप्लीट आपका मैंने ईवीएस पढ़ाने के लिए कहा था और अपना प्रॉमिस मैं धीरे धीरे पूरा भी कर रही हूँ। ईवीएस से मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने आज से शुरू कर दी है। अगला प्रश्न है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा है मेघालय में, तीसरा है असम में और चौथा है उड़ीसा में। तो नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अंदर फंसाकर खाता है, और भारत में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है।
इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है। इसमें विशेष गंध आती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे कीड़े जो है खींचे चले जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। अब ये पौधा भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। ये ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर दलदली भूमि होती है और उस दलदली भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों का शिकार करते हैं। इसके अलावा और भी मैंने आपको कीटभक्षी पौधे बताए थे, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, तो ये भी कीटभक्षी पौधे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पश्मीना शॉल लगभग फिल करना है साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में घंटों का समय लगता है। तो एक पश्मीना शॉल जो है 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। तो यहाँ तो आ जाएगा 6, और एक पश्मीना शॉल को बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। अब ये जो पश्मीना शॉल है ये बकरी के बालों से बनाई जाती है। ये बकरी चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाती है, चांगपा जो लोग हैं उनके द्वारा, और ये चांगपा चांगथांग इलाके में रहते हैं जो बहुत ऊंचाई पर इलाका है। घुमंतू लोग हैं ये, पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ मैं। जो भी लगातार वीडियो देख रहा होगा उसको पता होगा, और अभी भी समय है, यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। और वो 20 वीडियो यदि आपने देख ली तो ईवीएस में आपका कोई भी प्रश्न, एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चांगथांग इलाके में चांगपा बकरियां पाली जाती हैं और इस बकरी के बाल इतने पतले होते हैं कि इंसान के 6 बाल के बराबर इस बकरी का एक बाल होता है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। तीसरा है स्कूलों में दोपहर का पका भोजन उपलब्ध करवाने से। और चौथा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। तो तरुण भारत संघ का जो संबंध है पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तरुण भारत संघ राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन है, तो ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय राजस्थान के अलवर के भीकमपुरा में है। यह संगठन लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए, पारिस्थितिक अनुसंधान और भूमि विकास करने के लिए जाना जाता है। वे बड़ों से उनके समय में पानी की व्यवस्था के बारे में पूछते हैं, पुरानी झीलों और जोहड़ों का पुनर्निर्माण करते हैं और नए भी बनाते हैं। इसका निर्देशन राजेंद्र सिंह ने किया है, जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखिए। इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पहला है पेड़ों के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तीसरा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। और चौथा है लकड़ी के फर्श। याद कीजिए, मैंने आपको सभी घरों की विशेषताएं पढ़ाई हैं। लद्दाख, राजस्थान, मनाली, असम, इन सब के बारे में बताया है। तो लेह और लद्दाख के जो मकान हैं 2 मंजिला होते हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, लेकिन छतें समतल होती हैं। छतें ढालू होती हैं असम में। तो इसमें सिर्फ ए गलत है, बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। ए गलत है, बी, सी, डी सही है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा, पहला है उर्वर बन जाती है, दूसरा है बंजर हो जाती है, तीसरा है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, और चौथा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो यदि एक ही फसल को बार बार उगाया जा रहा है और बहुत से रसायनों का उपयोग किया जा रहा है तो मृदा बंजर हो जाती है। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। तो इसीलिए फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। जैसे मानसून में खरीफ की फसल बोई जाती है, फिर रबी की फसल बोई जाती है, और ये फसलें जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे अभी जो है बाजरा की फसल बोई जाएगी, और फिर जब ये तैयार हो जाएगी उसके बाद गेहूं बोए जाएंगे। तो इसी तरीके से फसल चक्र अपनाया जाता है ताकि जो मृदा है वह उपजाऊ बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, दूसरा है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, तीसरा है सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट, और चौथा है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल।
तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो रंग होते हैं, ये पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला है मलेरिया, डेंगू, हैजा। दूसरा है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तीसरा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और चौथा है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तो आप सभी लोगों को पता है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों ही मच्छरों से फैलते हैं। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो पहला विकल्प है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। दूसरा है बदबूदार पतला पीला द्रव। तीसरा है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव और चौथा है बिना गंध का गाढ़ा गहरे रंग का तरल। तो पेट्रोलियम वाले लेसन में मैंने आपको पढ़ाया है कि पेट्रोलियम बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। फिर इसे रिफाइनरी में भेजकर अन्य चीजें अलग की जाती हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, मोम, ग्रीस ये सब कुछ होता है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है नांग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और चौथा है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इस सांप के बारे में सही कथन बताने हैं तो हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नांग, करैद, दोबोइया और अफाई, ये 4 तरीके के सांप जहरीले हैं। नांग जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही बात है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, तो 4 नहीं होते भाई, 2 खोखले दांत होते हैं। तो इसमें सी गलत हो गया। और सांप के कांटे की जो दवाई है वो सांप के जहर से ही बनती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ए, बी और डी सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है वो आपका उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी प्रश्नों के उत्तर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। स्टेशन का नाम दिया है, पहुंचने का समय और प्रस्थान का समय, दूरी दी गई है। अब हमें बताना क्या है। उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः कितना है। तो मडगांव की दूरी बतानी है कितनी है और कितना समय उसे लगा है। चलिए देख लेते हैं भाई कितना समय लगा है। तो सूरत से मडगांव के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी है मडगांव और ये है सूरत की। तो ये जो मडगांव की दूरी दी गई है 1509, इसमें से 530 घटा दीजिए, हमें दूरी मिल जाएगी। और देखना दूरी से ही हम प्रश्न का उत्तर देखने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 7 और फिर यहाँ पर आएगा 9। 979 दो विकल्प में दिया गया है। 2 तो हमारे कट गए और 2 विकल्प हमारे पास बचे। ये 2 विकल्प कट जाते हैं। अब समय निकाल लीजिए, समय कितना लगा है। तो समय लगा है 7:35, 7:45, यानी कि यहाँ से जब समय की हम गणना करेंगे तो समय हमें 15 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पहले दिन 16:20, पहुंचने का समय 16:15 है और प्रस्थान किया है 16:20 पे। और ये दूसरे दिन जो है ये पूरा समय जो है गणना करने के लिए लगेगा। पहले दिन 16:20 बजे से दूसरे दिन 4:20 तक कितना समय लगा, 12 घंटा। फिर दूसरे दिन 4:20 से दूसरे दिन 7:20 तक कितना समय हो गया, 3 घंटे। दूसरे दिन 7:20 से दूसरे दिन 7:35 के बीच 15 मिनट। यानी कि यहाँ तक हमें गणना करनी है तो 979 किलोमीटर हो गया और 15 घंटे 15 मिनट का समय लगा है। देखिए बस घटाना जोड़ना है समय को, बस और कुछ नहीं करना है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस तरीके के और भी प्रश्न मैं लूंगी, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, कल फिर से इस प्रश्न को ले लूंगी और डिटेल में सॉल्व करवा दूंगी। अगला प्रश्न है, अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। पहला विकल्प है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है उज्बेकिस्तान और चौथा है ओमान। तो अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम वर्तमान में उज्बेकिस्तान है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक याद रखनी है, किताब उल हिंद। ये अरबी भाषा में लिखी गई है, तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसा के विषय में, जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा एक तत्व है, दूसरा है कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है, तीसरा है कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, और चौथा है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। तो कांसा जो है मैंने आपको बताया है तांबे और टिन की मिश्र धातु है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में जो नीचे दिए गए हैं। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। सही कहा। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ये भी सही कहा है। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, तो ये तो गलत बात है। ये घर्षण के कारण नहीं लौटती, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण लौटती है। घर्षण का इसमें कोई भी संबंध नहीं है। घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें ए, बी और डी सही है। देखते हैं भाई कौन सा विकल्प मैच हो रहा है। डी, ए, बी थोड़ा इधर उधर विकल्प दिया गया है भ्रमित करने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। पैरागोजी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? पहला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा है समवयस्क शिक्षा और चौथा है प्रतिपूरक अधिगम। तो इसमें जो है, जो पब्लिक स्कूल है, क्या दिखाया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं, लेकिन ये अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो पब्लिक स्कूल जो है समावेशी शिक्षा का अनुपालन कर रहा है। दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? पहला है मनोरंजन द्वारा सीखना, दूसरा है भाषा निर्देशित सीखना, तीसरा है प्रतियोगिता आधारित सीखना और चौथा है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है चौथा विकल्प, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर है, क्योंकि शिक्षिका जो है समूह चर्चा, समूह परियोजना इन सब का प्रयोग कर रही है, सामूहिक गतिविधियों में बच्चों को शामिल रख रही है, तो सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, दूसरा है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, तीसरा है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना और चौथा है अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन का एक उद्देश्य है, तो कौन सा उद्देश्य है? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। पहला है ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, दूसरा है वैयक्तिक विभिन्नताओं, दूसरा है शिक्षार्थी स्वायत्तता और चौथा है पुनर्बलन। तो 3 विकल्प देखकर ही आपको गलत लग रहे होंगे। पहला विकल्प सही है, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, क्योंकि शिक्षक क्या कर रहे हैं? बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है।
तो पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य को करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह फिल करना है के द्वारा संकल्पना को सीखती है। पहला है अनुकरण, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी और चौथा है मॉडलिंग। तो प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है और सृजनात्मक शिक्षार्थी उसे माना जाता है, तो इसलिए वह अपसारी यानी डाइवर्जेंट यानी व्यापक सोच के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। पहला है सीखने की गुणवत्ता, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है पोषण और चौथा है संस्कृति। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बुद्धि। यहाँ पर जो है बुद्धि फिल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोड़न जिसे कहते हैं के बाद पाठ को समझती है। यह फिल करना है विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। पहला है अंतः संबंध, दूसरा है वैयक्तिक विभिन्नता, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर और चौथा है निरंतरता। तो सबके समझने का, सबके सीखने का तरीका अलग होता है। सीमा रट लेती है, लेकिन लीना चर्चा के द्वारा सीख रही है, तो ये वैयक्तिक भिन्नताओं के अंतर्गत आएगा। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहयोगात्मक अध्ययन में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है पहला है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, तीसरा है उच्च नैतिक विकास, पहला है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, दूसरा है उच्च नैतिक विकास, तीसरा है समूहों में द्वंद्व और चौथा है गहन प्रतियोगिता। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यता की समस्या के साथ संबंधित है। पहला है सुनने, दूसरा है बोलने, तीसरा है बोलना और सुनना और चौथा है पढ़ने। तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना फिल करना है सहायता करता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना फिल करना है सहायता करता है। तो ये सहायता करेगा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। चौथा विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये पहला है प्रभावी अधिगम को सुगम बनाते हैं, दूसरा है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, तीसरा है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं और चौथा है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। तो आराम उपलब्ध करना शिक्षक का काम नहीं है। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, तभी तो पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षक। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है फिल करना है का प्रयोग करना। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है आवधिक परीक्षाएं, तीसरा है गृह दत्त कार्य और चौथा है योगात्मक कार्य। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है पोर्टफोलियो। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पोर्टफोलियो लंबी अवधि में छात्रों के व्यवहार, कौशल और अधिगम की एक विस्तृत श्रृंखला को देखने और आलेखित करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पहला है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम और चौथा है निर्देशित खोज। तो के अलावा पूछा गया है, तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा ये सभी जो है पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को पहला है विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, तीसरा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए और चौथा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठक पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को फिल करना है उपलब्ध कराना चाहिए। पहला है इकाई के अंत में, दूसरा है अध्याय के अंत में, तीसरा है प्रकरणों में अंतःनिर्मित और चौथा है पुस्तकों में अलग स्थानों पर। तो प्रकरणों में अंतःनिर्मित होनी चाहिए, तीसरा विकल्प इसमें आपका
उत्तर हो जाएगा। 30 प्रश्न लिए हैं और प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न लूंगी। पैडागोजी के भी शामिल करूंगी, प्रीवियस ईयर के भी शामिल करूंगी और एनसीईआरटी बेस्ड भी शामिल करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सीधा प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।